कभी मासूम तो कभी शैतान हूँ मैं, सबकी लाडली सबकी जान हूँ मैं। अपने नन्हे कदमों से मैंने आपकी दुनिया में कदम रखा। गुड़िया से खेलने वाली मैं, जिम्मेदारी समझने वाली मैं, घर का ध्यान रखने वाली मैं, आपके साथ चलने वाली मैं। कई सपने संजोए बैठी हूँ, क्या उन सपनों को पूरा करने में आप मेरा साथ देंगे? ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। ये है रोशनी का कारवां। नमस्कार, मैं हूं अनिल। दोस्तों, जब हमारे समाज की लड़कियों और महिलाओं के सशक्तिकरण की बात आती है तो हमें ये भी याद रखने की जरूरत है कि एक महिला जो दृष्टिहीन है वो भी इस समाज का महत्वपूर्ण अंग है। 8 मार्च को दुनिया भर में मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की रोशनी लिए आज का ये रोशनी का कारवां रोशन है। हमारे आज के इंटरव्यू सेक्शन में हम आपकी मुलाकात नागपुर की गुंजन सिंह से करवा रहे हैं। गुंजन इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स कर चुकी हैं। 13 साल की उम्र से ऑप्टिक नर्व एट्रोफी के कारण दृष्टिहीन है ये। अपना रुझान लेखन की ओर झुकते देख उन्होंने लिखना शुरू किया और कुछ समय पहले इंटरनेट रेडियो पर एक आरजे रह चुकी हैं। आइए सुनते हैं गुंजन और हमारे साथी जॉर्ज एब्राहम के बीच टेलीफोन पे क्या बातचीत हुई। नमस्कार, हमारे बीच आज गुंजन सिंह है। आपका जो आंखों का प्रॉब्लम आप जब स्कूल में थे तब शुरू हुआ था, तो इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएंगे? मैं 13 साल की थी जब अचानक एक दिन मुझे बुखार हुआ और मुझे दिखाई देना बंद हो गया जी। मेडिकली उसे कहा गया मेनिंजाइटिस फीवर। इससे आपका ऑप्टिक नर्व्स में प्रॉब्लम हो गया? जी हाँ। तो जब ये हुआ तो आपके परिवार वाले और आपके जो स्कूल के जो टीचर्स और फ्रेंड्स वगैरह थे उनका प्रतिक्रिया क्या था? डरे हुए थे, वो मुझसे डील करने में घबराते थे, लेकिन मेरे पेरेंट्स खुद अनअवेयर थे कि एक ब्लाइंड बच्चे को कैसे हैंडल करना है। ओवर प्रोटेक्शन थी उनके मन में बहुत। मेरी एक टीचर बहुत अच्छी थी जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि इसकी एजुकेशन को हमें ब्रेक नहीं करना है। अचानक से तो ब्रेल सीखना मुश्किल है, लेकिन आप इसे पढ़ पढ़ के सुनाएं और ये याद कर लेगी चीजें और फिर ये एक राइटर की मदद से एग्जाम्स दे पाएगी। तो आंखों की प्रॉब्लम की वजह से आपको अपना ओरिजिनल प्लान को बदलना पड़ा या वही आप कर पाए? मेरी इच्छा थी कि मैं एक पायलट बनूं जी, या फिर न्यूरो सर्जरी में कुछ करूं जी। उसके बाद तब मैंने समझा कि साइंस या मैथ्स एक ब्लाइंड के लिए काफी मुश्किल होता है। मुझे आर्ट्स में ही आना पड़ा। उस टाइम तो मजबूरी लग रही थी। वो ही बेस्ट फ्रेंड्स ये समझा करते थे कि क्योंकि मैं ब्लाइंड हूँ तो मुझे जो मार्क्स मिला करते हैं अपने एक पेपर में वो सिंपैथी बेसिस पे मिला करते हैं, ना कि मेरे जीनियस के बल पे। जब आप स्कूल में थे 8th स्टैंडर्ड से पहले आपके जो पढ़ाई के अलावा आपके इंटरेस्ट क्या थे? मेरे इंटरेस्ट थे बहुत स्पोर्ट्स, साइकिलिंग, बैडमिंटन, क्रिकेट और डांसिंग, म्यूजिक। तो जब ये आंखों का प्रॉब्लम आपके सामने आ गया तो आपके नए इंटरेस्ट क्या था फिर उसके बाद? नए इंटरेस्ट तो यही जो म्यूजिक मेरा पास पहले हुआ करता था, सेकंड पोजीशन पे स्पोर्ट्स और डांस के बाद हुआ करता था, वो फर्स्ट आ गया। और फिर मेरे पास एक और हॉबी डेवलप हुई, कल्टीवेट हुई, जो की थी राइटिंग और रीडिंग। और रीड में बहुत करने लगी, लिखने भी बहुत लगी, जिससे मेरे पास एक और काबिलियत आई लिखने की। फिर मैं जब स्कूल गई तो ये आदत का मुझे फायदा हुआ कि मैं अपने नोट्स ज्यादातर खुद लिख लिया करती थी और मेरे पेरेंट्स घर पे उसे पढ़ लिया करते थे, जान लिया करते थे कि आज मैंने स्कूल में क्या सीखा है। तो स्कूल का सफर कंप्लीट होने के बाद फिर आगे का प्लान आपने कैसे बनाया? क्या था आपके प्लान? मेरे पेरेंट्स जरा ओवर प्रोटेक्टिव थे जी, कि लेट ब्लाइंड बच्ची है, अचानक से हो गया है, अकेले कैसे जाएगी इतनी दूर। तो मुझे फिर इग्नू, जो घर बैठे आप एजुकेशन पा लेते हैं, तो उसमें मेरा एडमिशन करवाया गया आर्ट्स में, इंग्लिश ऑनर्स में। इंग्लिश एक सब्जेक्ट के तौर पे काफी पसंद आता था बचपन से आफ्टर साइंस। तब एक्सेसिबिलिटी इतनी ज्यादा लोग सोचते नहीं थे। वो लोग मुझे प्रिंटेड मटेरियल भेजा करते थे। तो आपने अपना BA कब खत्म किया? 2007। तो उसके बाद आपका आगे का कार्यक्रम क्या था?
उसके बाद जैसा कि मैंने कहा, मुझे जॉस एमए फर्स्ट ईयर में बस इतना ही उसके बारे में पता था कंप्यूटर पे कि मैं एक फाइल खोल के लिख सकती हूँ और पढ़ सकती हूँ। लेकिन फिर मुझे और लोगों ने बताया कि ये केवल इतने ही कार्य के लिए नहीं होता है। तो फिर मैं दिल्ली में एक संस्था है नैब इंडिया, जो लड़कियों को, फीमेल्स को ट्रेन किया करता है एक्सेसिव टेक्नोलॉजी में, मोबिलिटी में। तो मैं वहाँ गई अपने एमए के फाइनल सेमेस्टर में और फिर मैंने अपना कोर्स किया 6 महीने का, जहाँ मुझे सिखाया गया कि आप कंप्यूटर कैसे यूज कर सकते हो एक ब्लाइंड होते हुए भी। और फिर मैं पढ़ने का, जैसे मैंने कहा, मुझे शौक हुआ तो पढ़ रही थी मैं एक नॉवेल एक दिन, और मुझे उसके आइडियाज इतने अच्छे लगे उस ऑथर के कि मैंने सोचा क्यों नहीं मैं इस पे रिसर्च करूं। ये ऑथर हैं तहमीना दुर्रानी, ये एक पाकिस्तानी नॉवेलिस्ट हैं, फ्यूडल लॉर्ड जिन्होंने लिखा है। जी हाँ। तो बस उसमें मेरे 2 साल लग गए और साथ में मैं जॉब भी तलाश करती रही। कई ऐसे ब्लाइंड लोग हैं जो टीचिंग प्रोफेशन में हैं। जी हाँ, क्योंकि दिल्ली मेट्रोपॉलिटन है मुंबई एंड बैंगलोर के साथ, तो वहाँ अवेयरनेस काफी ज्यादा है हैंडीकैप्स को लेके। नागपुर जैसे छोटे शहरों में और भी कई छोटे शहर हैं इंडिया में जहाँ पे अवेयरनेस इतनी ज्यादा है नहीं। यहाँ पे वो बात आ जाती है कि लोग विश्वास नहीं कर पाते, वो समझ ही नहीं पाते कि एक ब्लाइंड कैसे पढ़ाएगा। फिर मैंने देखा कि मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट था, ब्लाइंड्स मैथ्स भी सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं। तो मैंने इंटरनेट पे देखा कि मैनेजमेंट कोर्सेज भी ब्लाइंड करते हैं, तो बुक्स कैसे पढ़ते हैं ये सब मैंने फिर देखा कि एक्सेसिबल हैं आजकल बुक्स, मटेरियल है अवेलेबल, तो क्यों ना मैं भी करूं। तो मैंने MBA कोर्स में अपने आप को एनरोल करवाया, साथ में PhD चलने दी क्योंकि वो मेरा इंटरेस्ट है, वो ऑथर। एंड फिर साथ में एक नेशनलाइज्ड बैंक में अप्लाई किया, एग्जाम क्लियर किया, इंटरव्यू क्लियर किया, और आज ये है कि मुझे जल्द ही एक नेशनलाइज्ड बैंक में जॉब मिलने वाला है। तो इस सफर में आपको कुछ लगा कि लड़की होने की वजह से आपको ज्यादा चैलेंजेस हुए? फीमेल होने का तो मुझे नहीं लगता, हाँ ब्लाइंड होने का मुझे जरा खामियाजा भुगतना पड़ा। आपका सपना क्या है? 20 साल बाद अपने आप को आप कहाँ देखते हो? 20 साल बाद मैं अपने आप को एक राइटर के रूप में देखती हूँ। तो आपके जो कविताएं और रचनाएं जो है वो नॉर्मली कौन सा, उनका थीम्स क्या होता है? नॉर्मली उनके थीम्स हर कोई होते हैं, जैसे एक इंसान की जिंदगी होती है जहाँ खुशियाँ भी होती हैं, गम भी होते हैं। डिसेबिलिटी के ऊपर भी काफी कुछ लिखी है, शॉर्ट स्टोरीज और कविताएं, जिनमें से एक म्यूजिकल वीडियो के रूप में भी निकल के आया है। So, nice talking to you, Gunjan, and wish you the very best. Thank you so much. Thank you. चली रे चुनू बोलिए कतरा कतरा राम हो को पिए पिंजरे से उड़ा दिल का शिकरा, खुदी से मैंने इश्क किया रे, जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया ओ जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया ओ। कौन सी समस्या का हल आज आए वे हेल्प डेस्क के पिटारे में है, आइए इसे जानते हैं। इस बार हम आपको केस बताते हैं रवि कुमार का, जो अंबाला से हैं और जिन्होंने हमें 2011 अगस्त में कांटेक्ट किया था। मेरा नाम है रवि कुमार, मैं हरियाणा की एक यूनिवर्सिटी में बीटेक कर रहा था और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जो है वो मेरी फील्ड थी। जब मैं 4th सेमेस्टर में था, विद इन 10 डेज जो है वो विजन जा चुकी थी। जो मेरी ऑप्टिक नर्व्स हैं उनमें क्लॉट्स हो गए थे। तो उन्होंने एक बार फिर कॉलेज को अप्रोच किया, अपने यूनिवर्सिटी को अप्रोच किया कि कैसे वो अपनी इंजीनियरिंग रिज्यूम कर सकते हैं। न रवि जानते थे और न उस वक्त उनकी यूनिवर्सिटी जानती थी कि कैसे ये हो सकता है। मैं NIVH से कंप्यूटर का कोर्स कर रहा था, तो वहाँ पे जो है एक आर्मी से हैं, वो भी रिसेंटली ब्लाइंड है और उन्होंने मैकेनिकल से बीटेक की है। तो उनसे मुझे पता लगा कि ऐसे बीटेक जो है वो आगे कंटिन्यू हो सकती है। उस वक्त उन्होंने कॉलेज को फिर से अप्रोच किया, बट कॉलेज फिर भी समझ नहीं पाया कि वो कैसे उनको इंजीनियरिंग फिर से पढ़ा सकता है। ये भी था कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में क्योंकि सब काम काफी माइन्यूट लेवल पे होता है, उसमें प्रैक्टिकल ही करना पड़ता है ज्यादातर, तो इस वजह से उसमें मुझे काफी प्रॉब्लम होती।
और इसलिए कंप्यूटर की नॉलेज मुझे थोड़ी बहुत हो चुकी थी। तो इस वजह से जो है कंप्यूटर साइंस में जो है मैंने फिर जो बीटेक है उसको कंटिन्यू करने की सोची। इस दौरान रवि ने हमारे से संपर्क किया और हमने रवि को कुछ और जानकारी दी, जैसे दूसरे 2 दृष्टिहीन इंजीनियर्स का कांटेक्ट दिया जिन्होंने आंध्र प्रदेश से अपनी इंजीनियरिंग करी थी पूरी दृष्टिहीनता के साथ, और उनसे जाने कि कैसे उन्होंने अपनी पढ़ाई करी और कैसे एग्जाम्स दिए। मुझे ऐसा कोई रिजल्ट नहीं मिला एकदम से। एप्लीकेशन जो है इधर से उधर फॉरवर्ड होती थी, कमेटी वगैरह में बनता था, और क्योंकि ये प्रोसीजर मुझे नहीं पता था कि कॉलेज में क्या प्रोसीजर होता है। एक बार मैं फिर IVNGO भी आया और वहां से मैंने उनसे प्रोसीजर पूछा कि क्या हो सकता है, तो उन्होंने भी मुझे यही एडवाइस किया था कि अगर मतलब बाय एप्लीकेशन कुछ नहीं हो रहा तो आपको जो है CCPD ऑफिस में जाना चाहिए। तो ये ऑफिस यानी चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, इन्होंने तुरंत से मैटर को समझा और रवि के यूनिवर्सिटी को उन्होंने लिखा। प्लस CCPD ऑफिस ने यह मैटर हरियाणा स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज यानी आयुक्त निशक्जन हरियाणा, उनके पास भी फॉरवर्ड किया, जहां से कॉलेज को फिर से एक पत्र लिखा गया। और सारी चीजों को जानते हुए समझते हुए अल्टीमेटली उनकी यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल सोचा कि रवि पढ़ सकते हैं और उनको एक बिल्कुल चांस देना चाहिए और उनके लिए भी एक नया एक्सपीरियंस रहेगा। और पिछले साल सितंबर से रवि ने फिर से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर दी और अब वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारे iWay हेल्प डेस्क से। हमारा नंबर है 0114607038 01146070380। सुबह 10 से शाम 5 बजे के बीच आप कॉल कर सकते हैं। नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड मेरठ की ओर से एक स्कॉलरशिप निकाली गई है। ये स्कॉलरशिप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े कोर्सेज करने के लिए निकाली गई है। अगर आप दृष्टिहीन हैं और 12वीं कक्षा पास कर चुके हैं तो ये स्कॉलरशिप आपकी मदद कर सकती है। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2013। एपिसोड 6 का सवाल था, किसी भी दृष्टिहीन व्यक्ति के साथ चलकर उसे रास्ता दिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? और सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी अगर आप उस व्यक्ति से आपकी कोहनी पकड़वाकर आधा कदम पीछे चलने का आग्रह करेंगे तो आप उसे ठीक से रास्ता दिखा पाएंगे। और सही जवाब देकर विनर हुई हैं हरियाणा की सुधा कुमारी। सुधा जी, आपके पास आपका इनाम बहुत जल्द ही पहुंच जाएगा। SMS करने के लिए आपका धन्यवाद। और हमारा आज का सवाल है, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर जॉज की तरह एक स्क्रीन रीडर है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मैग्निफिकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी ORCA या फिर ऑप्शन सी नोटपैड। अपना जवाब आप हम तक पहुंचा सकते हैं SMS या ईमेल के जरिए। आपका नाम, पता, एपिसोड नंबर जो कि नंबर 8 है, लिखना ना भूलें। हमारा नंबर है 9968329329। हमारा ईमेल ID है radio@iway.org यानी radio@EYEWAY.org। लड़का हो या लड़की, महिला हो या पुरुष, दृष्टिवान हो या दृष्टिहीन, सभी का समाज में एक स्थान है, यानी सभी का भाग लेना, सभी का शामिल होना बेहद जरूरी है। इसी के साथ मैं अनिल आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां, रोशनी। iWay, ये है रोशनी का कारवां।